नमस्ते। आज बात करते हैं अफगानिस्तान में भारत के एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जो पिछले 30 सालों से चल रहा था। यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसे ना एक बहुत बड़े सांप सीढ़ी के खेल की तरह समझिए। एक ऐसा खेल जहां हर चाल बहुत कीमती थी और हर कदम पर उतार चढ़ाव थे। दिल्ली में सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन अफगानिस्तान में भारत का ये गुप्त मिशन लगातार चलता रहा। और इस खेल का नतीजा क्या हुआ? आज भारत ने अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है और अफगानिस्तान में एक बहुत अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस शतरंज के बिसात को समझने के लिए पहले हमें इसके खिलाड़ियों को जानना होगा। अफगानिस्तान, देखिए, भारत के लिए हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और इसीलिए एक इतना लंबा ऑपरेशन प्लान किया गया। तो मिलते हैं इस खेल के कुछ मुख्य किरदारों से। सबसे पहला और सबसे अहम नाम अजीत डोभाल। इन्हें इस पूरी लंबी रणनीति का कह सकते हैं आर्किटेक्ट माना जाता है। वो इस ऑपरेशन के लगभग हर फेज में शामिल थे और उनकी भूमिका बहुत ही क्रूशियल रही है। फिर आते हैं जेपी सिंह, वो रणनीतिकार जिन्होंने जमीन पर रहकर सबसे मुश्किल बातचीत को भी अंजाम दिया। उन्हें भारत की फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस मैन या संकट मोचक भी कहा जा सकता है। और ये है नॉर्दर्न अलायंस, तालिबान का विरोध करने वाला एक बहुत शक्तिशाली गुट। अफगानिस्तान के अंदर ये भारत का पहला और सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। तो खेल की असल शुरुआत होती है 1996 में, जब तालिबान ने पहली बार काबुल पर कब्जा किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यहीं से भारत ने अपनी पहली चाल चलने का फैसला किया। भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी तो बंद कर दी, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। स्ट्रैटेजी थी प्रॉक्सी पावर की, यानी सीधे न लड़कर तालिबान के दुश्मन नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना। इसके लिए ताजिकिस्तान में फरखोर एयरबेस को एक सप्लाई हब की तरह इस्तेमाल किया गया। यहीं से नॉर्दर्न अलायंस को हथियार, वर्दी, मेडिकल मदद और इंटेलिजेंस सब कुछ भेजा जाता था। पर जैसा कि हर बड़े खेल में होता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। भारत की योजनाओं को भी जल्द ही कुछ बड़े झटके लगे, जिसने पूरी की पूरी रणनीति को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। ये नंबर सिर्फ एक फ्लाइट का नंबर नहीं है, ये एक ऐसे मोड़ का प्रतीक है जिसने भारत और तालिबान के रिश्तों की कहानी हमेशा के लिए पलट कर रख दी। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 1814 को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और दर्दनाक झटका था। इस एक घटना ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तालिबान से खतरा कितना सीधा और कितना असली है। और अब ये नंबर 58, ये वो कीमत है जो भारत को अगले झटके में चुकानी पड़ी। साल 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर एक जबरदस्त बम हमला हुआ। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक सीधा टकराव था। इस हमले में 58 लोगों की जान चली गई और ये किसी भी इंडियन मिशन पर हुआ अब तक का सबसे जानलेवा हमला था। और इसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ था। तो इन दो बड़े झटकों के बाद और 9/11 के बाद की बदलती दुनिया में भारत ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। अब भारत ने एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी, यानी एक दोहरी रणनीति अपनाई, जिसने खेल का रुख ही बदल दिया। यहाँ भारत की स्ट्रैटेजी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। 2001 के बाद भारत ने फोकस किया सॉफ्ट पावर पर, मतलब बांध बनाएं, सड़कें बनाएं, अस्पताल बनाएं, यहाँ तक कि अफगान संसद की बिल्डिंग भी भारत ने ही बनाई। मकसद था अफगान लोगों का दिल जीतना। लेकिन 2014 के आते आते खेल बदला। भारत ने हार्ड पावर का इस्तेमाल भी शुरू किया, जैसे अफगान सरकार को अटैक हेलीकॉप्टर देना और उनकी सेना को ट्रेनिंग देना। अब मकसद सिर्फ दिल जीतना नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक दबाव बनाना भी था। और ये सॉफ्ट पावर कितनी कामयाब रही, इसका अंदाजा आप अजीत डोभाल के इस एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, दुनिया में भारत से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग नेपाल या श्रीलंका में नहीं हैं, वो अफगानिस्तान में हैं। ये भारत के जमीनी काम का एक जबरदस्त सबूत है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। साल 2021 का एंड गेम, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये वो पल था जब भारत का 30 साल का पूरा इन्वेस्टमेंट दांव पर लग गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। अप्रैल 2021 में अमेरिका कहता है कि वो जा रहा है। मई में तालिबान एक जबरदस्त हमला शुरू करता है और देखते ही देखते अगस्त 2021 में
पूरी अफगान सरकार ढह जाती है और काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, भारत के निवेश का क्या होगा, भारत की सुरक्षा का क्या होगा? क्या 20 साल और अरबों डॉलर का ये सारा इन्वेस्टमेंट रातों रात जीरो होने वाला था? लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। भारत ने एक ऐसा दाव खेला, एक ऐसा पिवट लिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी, और ये इस लंबे खेल का शायद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो भारत ने किया क्या? उन्होंने बहुत ही नपे तुले कदम उठाए। सबसे पहले तो दोहा में तालिबान के साथ चुपचाप बातचीत शुरू की। दूसरी ओर सबसे अहम शर्त ये रखी कि तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। तीसरा, भरोसा बनाने के लिए मानवीय मदद भेजी, और आखिर में फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल भी खोल दिए। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं इस 30 साल की रणनीति का फाइनल स्कोर कार्ड। एक तरफ भारत और तालिबान के बीच एक प्रैक्टिकल डायलॉग है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरा अविश्वास और बॉर्डर पर लगातार लड़ाई। भारत ने इस मुश्किल खेल में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को साफ तौर पर मात दे दी है। तो भारत ने इस मुश्किल बिसात पर बाजी तो मार ली, पर एक सवाल है जो हमेशा हवा में रहेगा। अफगानिस्तान, जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्या वहां कोई भी जीत सच में हमेशा के लिए हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस इलाके की सच्चाई को हमेशा याद दिलाता रहता है।